हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले हो क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 7 चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6। शाही केंद्र शब्द शहर के किस भाग के लिए प्रयोग किया गया है, क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं। यहाँ पर एक शब्द हम देख रहे हैं, शाही केंद्र। विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो जो शाही केंद्र जो था, जहाँ पर शाही केंद्र का मतलब है कि जहाँ पर जो शासक वर्ग है उसका परिवार या उससे संबंधित जो लोग हैं वो उस जगह पर रहते थे। तो उस केंद्र के बारे में हमें बताना है कि भाई वो जो शब्द यूज़ किया गया है क्या वो सही है। विशाल और सुदृढ़ किलेबंद विजयनगर शहर की किलेबंदी विजयनगर शहर की संपूर्ण विशेषता थी, महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य था उसके हम देखते हैं कि किलेबंदी की गई थी, चारों तरफ से उसको किलों से घेरा गया था ताकि वो सुरक्षित रह सके। यहाँ पर जो किलेबंदी हम देखते हैं वो 3 तरह की किलेबंदियों का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो पहली जो किलेबंदी थी उसके द्वारा क्या था कि जो शहर था वो नहीं सिर्फ कि भाई शहर को ही किलेबंद किया गया है, शहर की किलेबंदी की गई है, बल्कि जो खेतों का एरिया था, जो जंगलों का एरिया था वहाँ का, उसकी भी किलेबंदी विजयनगर साम्राज्य में हमें देखने को मिलती है। जो सबसे बड़ी दीवार के द्वारा शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को परस्पर जोड़ा गया था। शहर के बाहर जो खेतों का एरिया है उसकी किलेबंदी कैसे की गई है, ये पहाड़ी एरिया है। देखिए, पत्थरों के द्वारा जो है, पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर जो खेतों का एरिया है और शहर का एरिया है उसकी किलेबंदी की गई थी। जो दूसरी किलेबंदी हम देखते हैं वो जो नगर थे, नगर का आंतरिक भाग था, उसके चारों ओर की गई थी। लेकिन जो तीसरी किलेबंदी है वो हम देखते हैं कि शासकीय केंद्र और शाही केंद्र के चारों। शासकीय केंद्र मतलब जहाँ पर जो राजा लोग हैं, राजा या राजकाज के जहाँ कार्य किए जाते हैं, जिस स्थान पर उसका जो परिवार है, उसके जो आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से 3 तरह की किलेबंदियाँ हम विजयनगर साम्राज्य में देखते हैं। इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण इमारतें थी वो ऊंची 4 दीवारी से घिरी हुई थी। शाही केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। जो शाही केंद्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वो था दक्षिण पश्चिम जो एरिया था उसमें स्थित था। उल्लेखनीय है कि जो केंद्र शब्द है उसका प्रयोग शहर के एक भाग विशेष के लिए किया गया है। देखिए, केंद्र का मतलब क्या होता है। केंद्र, मान लो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल में यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा ये होता है कि भाई ये इसका सेंटर है, ये इसका केंद्र बिंदु है। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण लोग थे, जो वहाँ का शासक थे, उसके आसपास जो भी महत्वपूर्ण लोग थे वो वहाँ पर रहते थे। तो एक भाग विशेष के लिए, एक विशेष क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या था कि हमें 60 से भी अधिक लेकिन मंदिर भी देखने को मिले और 30 से ज़्यादा जो है वो महलनुमा 30 महलनुमा संरचनाएं हमें देखने को मिली हैं इस केंद्र में। इन संरचनाओं और मंदिरों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। जो भी हमें इस केंद्र में जो भी हमें अवशेष मिले जिनके द्वारा हमें ये पता लगा कि भाई इस क्षेत्र में जो है 60 मंदिर थे इस जगह पर, इस केंद्र वाले भाग में, और 30 जो है महलनुमा संरचनाएं मिली हैं। तो इन महलों में और इन मंदिरों में कुछ अंतर था। वो क्या था कि मंदिरों का निर्माण जो है वो किया गया था ईंटों और पत्थरों के द्वारा, किंतु जो धर्मेंद्र भवन है, धर्मेंद्र भवन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन 30 जो है महलनुमा संरचनाओं की, जो महल के जैसी जो है घर, बड़े बड़े भवन जो हमें मिले हैं, जो उनका निर्माण किया गया था वो क्या था, विकारी वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा। कि भाई इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की जो ईंट है या पत्थर है उनका प्रयोग ना करके जो भी साधारण सामान्य जो चीज़ें हैं या बेकार वस्तु आप कह सकते हैं उनका प्रयोग किया गया है। अब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये संरचनाएं अपेक्षाकृत बड़ी थी। जो भी ये संरचनाएं हमें महल जिनको हम कह रहे हैं, देखिए कि कोई छोटा सा अगर हमें घर मिलेगा तो हम उसको तो महल कहेंगे नहीं। महल हम उसको ही बोलते हैं कि जो आकार में बड़ी हो, जो संरचना, जो भवन है वो। तो ये बड़ी थी और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था कि भाई हमें ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिससे हमें ये पता लगे कि कोई अनुष्ठान कार्य है, धार्मिक कार्यक्रम है वो वहाँ पर किए जाते होंगे। इस तरह के हमें कोई अवशेष यहाँ से नहीं मिले। क्षेत्र में सर्वाधिक विशाल संरचना जो थी वो है राजा का भवन। जो सबसे बड़ी जगह है वो किसका भवन था, वहाँ के शासक का, राजा का। परंतु पुरातत्व को इसके राजकीय आवास होने के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले, लेकिन पुरातात्विक खोजों के द्वारा जो भी हमें अवशेष मिले
उनसे हमें ये नहीं पता चला कि भाई जो राजा का भवन था क्या वो वहाँ पर रहते भी थे, जो राजा थे या उसका परिवार था। इसमें हमें जो है दो प्रभावशाली मंच जो है हम्पी में हमें देखने को मिले, वो क्या थे। एक तो सामान्य रूप से महल में क्या होता था, जो है सभा मंडप हमें देखने को मिला, और दूसरी जो संरचना है महानवमी डिब्बा, ये एक बहुत बड़ी संरचना होती थी। और यहाँ पर ये जो महानवमी डिब्बा है, यहाँ पर विशेष से धार्मिक कार्यक्रम जो सितंबर अक्टूबर में, जिसे हम उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा, इस तरह के जो भी हम ये त्यौहार मनाते हैं वो वहाँ पर मनाए जाते थे। एक अन्य सुंदर भवन की संरचना हमें मिली, वो थी लोटस महल या कमल महल, जिसका नामकरण किया गया महल की सुंदरता और भव्यता से प्रभावित होकर अंग्रेजों के द्वारा। ये जो लोटस महल है, इसकी संरचना इस तरीके से बनाई गई है कि भाई ये इसकी शेप कैसी है, कमल के फूल के जैसी। तो इसका नाम जो अंग्रेज़ थे वो इससे इसकी जो सुंदरता से आकर्षित होकर उसका नाम रखा था लोटस महल। अब ये कहा जाता है कि हो सकता है कि ये जो भवन था वो क्या हो, परिषद भवन हो, जहाँ राजा और उसके परामर्शदाता है वो विचार विमर्श के लिए वहाँ मिलते थे। कमल महल के समीप जो है हाथियों का एक विशाल फिलखाना होता है कि जहाँ पर हाथी रहते हैं, वो हमें देखने को मिला। वो लोटस महल के समीप ही था। शाही केंद्र में अनेक सुंदर मंदिर थे और इनमें से अत्यधिक सुंदर मंदिर था वो हजाराराम स्वामी का मंदिर था। देखिए जो हजाराराम स्वामी का मंदिर है हम्पी कर्नाटक में, जो हम देखते हैं वो विष्णु की वहाँ पर पूजा की जाती है। स्वामी विष्णु का जो है मंदिर उसे कहा जाता है। और 15वीं शताब्दी में इसका जो है निर्माण करवाया था जो राजा देवराय द्वितीय थे उनके द्वारा। और यहाँ पर जो हजाराराम स्वामी का मंदिर है, इसमें हम देखते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है। यहाँ पर जो चित्रांकन किया गया है, रामायण की घटनाएं हैं वो भी दर्शाई गई हैं। अनेक जो है पशु पक्षी हैं उनके चित्रांकन भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर नक्काशी इस मंदिर में की गई है। और ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, विष्णु को। अब हम देखते हैं कि जो भी ये शाही केंद्र था, यहाँ पर हमें इतनी सारी संरचनाएं देखने को मिली। क्या भाई इसका औचित्य है इस शब्द का, क्या इसको सही में वाकई में ये हम कहेंगे कि भाई हाँ इसका जो शब्द जिसके लिए प्रयोग हुआ है शाही केंद्र, वो सही है या नहीं। अब कुछ विद्वानों का विचार है कि इस स्थान पर इतनी विशाल संख्या में मंदिर मिले हैं कि संभवतः इसे शाही केंद्र का नाम जो है वो उचित प्रतीत नहीं होता। देखिए शाही केंद्र हम मान रहे हैं कि भाई जहाँ शाही लोग, जो राजा हैं, सम्राट हैं, वो रहते हों, उसका परिवार रहते हो। लेकिन हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 60 से ज़्यादा तो हमें यहाँ मंदिर मिले हैं और 30 जो है महलनुमा संरचना मिली है। तो जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इतने मंदिर मिले हैं तो हमें नहीं लगता कि इसका जो ये शब्द जो शाही केंद्र इसके लिए प्रयोग किया गया है इस विषय भाग के लिए, इस क्षेत्र के लिए, वो सही नहीं है। परंतु हम निष्पक्षतापूर्वक तत्वों का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जो शाही केंद्र शब्द का शहर के एक भाग विशेष के लिए प्रयोग किया जाना सही है। हमें याद रखना चाहिए कि धर्म और धार्मिक वर्गों के विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि बेशक से हमें यहाँ इतने सारे मंदिर मिले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो है मंदिरों का खूब जो है निर्माण करवाया जाता था। जो शासक थे, जो राजा थे, वो जो है बहुत प्रभावित थे लोगों के द्वारा। विष्णु की भक्ति खूब लोग करते थे, खूब मंदिरों का निर्माण करते थे। लोगों का समर्थन पाने के लिए भी जो शासक है वो खूब मंदिरों का निर्माण करते हैं। अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए भी मंदिरों का निर्माण किया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये यहाँ पर मंदिर मिल गए तो हम इसको शाही केंद्र नहीं कहेंगे। धर्म की कठोर पालना का सिद्धांत जो है वो विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख और विशिष्ट लक्षण था कि भाई धर्म को मानते थे लोग। विष्णु भक्त जो थे वो खूब विष्णु की पूजा करते थे, जो शैव भक्त थे वो शिव की पूजा करते थे। मतलब अपने अपने धर्म का ये लोग हिंदू धर्म को मानते थे। हिंदू साम्राज्य था विजयनगर, तो उसकी जो है पालना भी की जाती थी। विजयनगर के शासकों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं के संबंध के माध्यम से जो शासक थे वो अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता जो है प्राप्त करने का प्रयास करते थे। देखिए जो शासक थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर समर्थन चाहते थे तो वो क्या चाहते थे कि भाई लोग हैं वो अपने धर्म को मानते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे ताकि जो लोग हैं वो उन लोगों का समर्थन है वो उनको मिल सके।
मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण प्रदान करना उनकी प्रशासकीय नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गया था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो मंदिरों का निर्माण करवाएंगे, अपनी सत्ता का प्रदर्शन करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है, जो आम जनता है, उनका समर्थन हासिल होगा। इसलिए शाही केंद्रों में भी अनेक मंदिरों के निर्माण की जो है वो प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि वो इनकी स्थापना करवाई गई होगी। हजाराराम मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो राजा और राज परिवार के सदस्यों के लिए किया गया था। देखिए, हजाराराम जो मंदिर का निर्माण करवाया राजा देवराय द्वितीय ने 15वीं शताब्दी में, तो हो सकता है उस समय पर जो राजा है उसने अपने जो है अपने और अपने परिवार के लिए उस मंदिर का निर्माण वहाँ पर करवाया हो। इसलिए इसकी स्थापना जो है वो शाही केंद्र, जो भी वो विशेष भाग है उस साम्राज्य का जिसे हम शाही केंद्र कह रहे हैं, इसलिए वहाँ पर उसका निर्माण करवाया गया हो। यहाँ पर आप महानवमी डिब्बा की हमने बात की थी इधर कि भाई महानवमी डिब्बा, वहाँ पर ये लोग अपना त्यौहार मनाते थे। तो ये इमेज आप देख रहे हो, ये महानवमी डिब्बा की है। यहाँ पर एक बड़ी सी नीचे इसका बेस होता है, संरचना होती है, उसके ऊपर जो है लकड़ी और पत्थर की संरचना होती है। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम ये लोग मिलकर करते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे। और कंप्लीट चैप्टर की अगर आपको एक्सरसाइज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर जाके।